हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। इस आईपीओ के बारे में क्या क्या डिटेल्स हम लोग को जाननी चाहिए। कब आ रहा है आईपीओ, क्यों पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आईपीओ में मैं इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। जिसको अगर स्टार्टिंग में ही ये चाहिए कि भाई आईपीओ में हम लोग को अप्लाई करना है या नहीं करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा। आप बाय द वे अपना डिसीजन वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बना लोगे, ऐसा मुझे लगता है। बाय द वे गाइज, अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना। कमेंट करके भी बताना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा और इन फ्यूचर आपको कौन से वीडियोस चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में ही जान लेते हैं, फिर उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स वो सब भी देख लेंगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कस्टमाइज्ड मैनेज्ड वर्क स्पेसेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो भी आपको मान लो आपको ये आपके पास कोई क्लाइंट है, आप पूरा एक ऑफिस नहीं आप ले सकते हो, तो दो तीन अलग अलग ऑफिस के साथ मिलकर ये लोग एक वर्किंग स्पेस देते हैं, जिसके अंदर आपका डेस्क हो गया, आपका ऑफिस के लिए जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, टेबल हो गया, वो सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करके देते हैं। तो बेसिकली ये लोग का यही काम है। ठीक है, अभी ये लोग का क्या क्या है, ये लोग किस किस को सर्व करते हैं, मिड टू लार्ज एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग इंडियन कॉर्पोरेट्स, एमएनसी स्टार्टअप्स ऑफरिंग मॉडर्न कैंपसेस विद डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड एमिनिटीज लाइक कैफेटेरियाज, जिम्स, क्रेशेज, मेडिकल सेंटर्स फॉर एम्प्लॉय वेलबींग। ठीक है, तो ये सब जो फैसिलिटीज़ है ये तो डेफिनेटली अच्छी है। बट मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में अगर जिम है तो क्या आप उस ऑफिस के जिम में जाते हो? 99% लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफिस में मतलब वो इन्वायरमेंट ही नहीं होता है। करेक्ट, जिन जिन लोगों को जिम भी जाना होता है वो 1-2% लोग वो ही जिम जाते हैं। जिन लोग के घर के आसपास जिम नहीं होता है, या तो फिर वो लोग को ट्रैवलिंग में ही इतना टाइम चले जाता है कि वो लोग को जिम मतलब घर पहुँच जिम करने का मौका नहीं मिलता है। कैफेटेरियाज में डेफिनेटली लोग जाते हैं, बट उधर ज़रूरी नहीं है कि लोग खाने पे नहीं जाते। काफ़ी लोग तो सिर्फ टाइम स्पेंड करने, सिर्फ टाइम पास करने भी जाते हैं, वो आप सभी लोगों को पता ही होगा। करेक्ट, तो इसके लिए ये सब जो बिजनेसेस होते हैं ये यूजुअली कैपिटल एक्सपेंसिव होते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसिव नहीं है, केपेक्स वाले बिजनेस होते हैं। और इसके अंदर बहुत ही मतलब ऐसे बिजनेसेस में यूजुअली लॉस मेकिंग ज़्यादा होता है, और इसीलिए वन ऑफ द रीजंस है कि ऐसे बिजनेसेस में मुझे अप्लाई नहीं करना है या मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी अगर देखेंगे 2025 मार्च तक ये लोग ने 738 क्लाइंट्स लोग को मतलब केटर किया है। 1,52,000 के आसपास सीट्स है ये लोग की, और ये लोग के पास अभी 728 क्लाइंट्स है और 1,70,000 सीट्स है, और जिसमें से 12,000 सीट्स अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग मोटा मोटी देखेंगे तो 6% के आसपास का जो भी ये लोग का जो जगह है वो अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं है, यानी कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि ऐसे सब इंडस्ट्री में जितना भी आपका ऑक्यूपेंसी रेट रहेगा उतना आपका रेवेन्यू रहेगा। अगर वो जगह खाली है, उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको फिर भी पैसे लगेंगे, साफ़ सफाई करवाने के लिए पैसे लगेंगे, उधर जो भी आपके इक्विपमेंट्स है उसको भी एकदम अच्छे से रखने के पैसे लगेंगे। तो वो सब चीज़ें तो आप लोगों को मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए जितना अगर आपका ऑक्यूपेंसी रेट हाई रहेगा उतना अच्छा है। ये 94%, 93% ऑक्यूपेंसी रेट है, बुरा नहीं है, बट फिर भी ये इतना ज़्यादा भी अच्छा मैं नहीं कहूँगा। 97, 98% तो होना चाहिए था। अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये लोग के पास इंडिया के 5 में से 4 जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट लीज सेंटर्स है वो ये लोग के पास है। जो ये लोग का वैष्णवी टेक पार्क है बेंगलुरु में, वो भी ये लोग के पास है ये लोग का। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे ये लोग का बिजनेस मॉडल क्या है, क्लाइंट्स है, लैंडलॉर्ड्स है, क्लाइंट्स एम्प्लॉयज़ है और सर्विस पार्टनर्स है। ठीक है, तो जैसे अभी देखो क्लाइंट्स कौन कौन हो गए, जो बाहर की एमएनसीज होती है या छोटे मोटे जो ये लोग के स्टार्टअप्स सब हो गए, वो लोग को अगर ऑफिस स्पेस चाहिए तो वो ये लोग के क्लाइंट्स हो गए। ठीक है, कुछ कुछ क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़, जैसे मान लो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ बट मुझे घर पे काम नहीं करना है। ठीक है, मुझे वो एक इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे घर में उतनी जगह ही नहीं है, तो मैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय में मैं जाके उधर सिर्फ एक छोटा सा मेरे लिए एक ऑफिस स्पेस ले सकता हूँ, या एकदम छोटी सी टीम के लिए वैसा हो सकता है। लैंडलॉर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे लैंडलॉर्ड्स लोग भी अपना
उधर ये कराते हैं, ऑफिस स्पेस चाहिए होता है, सर्विस पार्टनर्स जैसे कि टैक्स वो सब के लिए हेल्प हो गया, चाय पॉइंट वो सब हो गया। तो ये लोग सब लोग को भी अपने अलग अलग मतलब बोलते हैं ना, अगर मेरे पास एक जगह है वहाँ पर मैं जिम खोल रहा हूँ, तो जिम तो मैं खुद का नहीं खोलूँगा ना, कोई शायद मेरा कोई पार्टनर रहेगा जिसके साथ मैंने टाइप किया रहेगा, वो उसका जिम खोलता होगा। तो ऐसे सब ये लोग के सर्विस पार्टनर भी ये लोग के कहीं ना कहीं रेवेन्यू मॉडल्स में आ जाते हैं। ठीक है, करंटली अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी के पास 794 एम्प्लॉयज़ है। अभी इधर कंपनी के इधर स्ट्रेंथ लिखा है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उस स्ट्रेंथ पे ज़्यादा इतना ये नहीं करूँगा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैंने एनालिसिस करा है इस कंपनी का ऑलरेडी, और मैं अप्लाई तो नहीं करने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ये स्ट्रेंथ पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं और आईपीओ की और डिटेल्स देख लेते हैं, समझ में आएगा कि आईपीओ कब से कब आ रहा है। 10 तारीख से आईपीओ आ रहा है, 14 तारीख तक चलेगा। 15 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 16 को रिफंड्स और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 17 को लिस्टिंग हो जाएगी। 10 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 387 से 407 के प्राइस बैंड पे आ रहा है। अगर अप्लाई करेंगे तो 407 पर ही करेंगे, और 36 शेयर्स का एक लॉट साइज बन रहा है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल प्लस ऑफर फॉर सेल है, ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 582 करोड़ चाहिए ये लोग को, मतलब ये इतने पैसे उठा रहे, जिसमें से अच्छी बात यह है लगभग 450 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है, यानी कि वो पैसा कंपनी के जेब में जाएगा। लगभग 138 करोड़ के आसपास का पैसा प्रमोटर्स अपना माल बेच के जा रहे हैं। तो 75% 76% के आसपास का पैसा जो भी है वो फ्रेश इशू में जा रहा है, ये अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, रिटेल वालों को अगर एक लॉट लेना है तो वो पड़ेगा 14,652 का। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में, और जैसे ही आप 13 लॉट के ऊपर आ जाओगे, 14 से 69 लॉट्स तक आप HNI कैटेगरी में आ जाओगे। अभी अगर हम लोग कोटा की बात करेंगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग कोटा की बात करेंगे तो HNI को मिला है 15%। ठीक है, HNI को मिला है 15%, रिटेल के पास 35% है, और बाकी पूरा का पूरा QIB के पास है। यहाँ पर 0.71 एम्प्लॉयज़ के पास भी है, बट वो मोटा मोटी रिटेल वालों के पास से ही जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोटा ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा एप्लीकेशन की ज़्यादा हो जाती है। अभी आप यहाँ पर देखो, प्री होल्डिंग ही प्रमोटर के पास सिर्फ और सिर्फ 65% है। पोस्ट आईपीओ ये ऑलरेडी 58% हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रमोटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर को फिर उससे मतलब ये थोड़ा सा इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि प्रमोटर को भी अपने बिजनेस पे भरोसा है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोटर्स तो अपना धीरे धीरे माल निकालते जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, बट ये इसमें तो मुझे नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि फिनेंशियल्स ही कंपनी के ऐसे जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अभी 1 मिनट में। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये जो ऊपर की लाइन है यही देख लो, ये लोग का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 27%, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हो गया 26% का। ठीक है, तो इस पर आप देख सकते हो, मतलब ये लोग का प्रॉफिट कितना ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट पहले से भी 26% और कम हो गया है। ठीक है, अभी पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं। फुल ईयर और फुल ईयर 3 साल के फुल ईयर का डेटा है अपने पास। एसेट्स 4,500 करोड़ के थे, घटकर 4,150 करोड़ हो गए, और उसके बाद वापस बढ़कर 4,650 करोड़ हो गए। तो मोटा मोटी एसेट्स तो चलो ठीक ठाक है, इतना मतलब गिरे हैं, बट फिर भी वो लोग ने रिकवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू देखो 750 करोड़, 1100 करोड़, 1400 करोड़, तो यहाँ से यहाँ में तो डबल हो गया रेवेन्यू। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात आ जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 750 करोड़ पे आपने 100 करोड़ का लॉस कर लिया, मतलब मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 15% के आसपास का लॉस कर लिया। 1100 करोड़ पे 50 करोड़ का लॉस, यहाँ पर भी 4.5% के आसपास का लॉस दिखाया। 14 करोड़ पे फिर से लॉस बढ़ गया, आपका 63 करोड़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कत की बात है कि आप कितना भी रेवेन्यू कमा लो, आप 1000 करोड़ के अंदर रह रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है, 1000 करोड़ के ऊपर जा रहे हो तो लॉस कम हो रहा है, बट लॉस तो लॉस ही है। मतलब 100 करोड़ से 63 करोड़ हो गया, 37 करोड़ के लॉस कम हो गए, बट इवेंचुअली आप 1400-1500 करोड़ पे भी आप लॉस बुक कर रहे हो। मतलब आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए शायद 2-2.5 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू जमा होगा, तब जाके आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक फाइनेंशियल्स देख के। एबिटा की बात करेंगे तो 424 करोड़, 650 करोड़, 850 करोड़। अभी इधर एक मज़े की बात देखते हैं, एबिटा में क्या क्या होता है। ठीक है,
EBITDA में होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अभी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स है वो सब है, ठीक है। तो मतलब ये जितना भी अर्निंग्स है ये सब टैक्स वैक्स के पहले का है, और ये वाला जो प्रॉफिट है ये सब टैक्स के बाद का है। अभी आप तो प्रॉफिट बना नहीं रहे हो तो इसके अंदर टैक्स लगेगा नहीं। अभी आपके पास देखो बोरोइंग्स, देखो यहाँ पर 525 करोड़ की है, यहाँ पर 450 करोड़ के आसपास, यहाँ पर 400 करोड़। 400 करोड़ पे आपने 20% भी अगर ब्याज दे दिया, या 30%, चलो 30% भी आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके 120 करोड़ गए, ठीक है। इंटरेस्ट आपका गया 120 करोड़। अभी 120 करोड़ मतलब 850 करोड़ में से मैं 120 करोड़ भी हटा दूँ तो भी मोटा मोटी 730 करोड़ के आसपास पैसे बचने चाहिए। 730 करोड़ का आप इसके अंदर डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो कैसे, ठीक है। और 730 करोड़ भी नहीं, मतलब उसके बाद तो आपके लॉस भी हुए, तो वो भी तो आपके जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट वो सब भी तो है तो वो सब भी तो देखना पड़ेगा। तो 700-800 करोड़ का अगर आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर बिजनेस में फ्लॉ है। रिजर्व्स भी देख लो, -46 करोड़, 30 करोड़ पॉजिटिव। यहाँ पर देखो रिजर्व्स भी कम हो गए हैं, सिर्फ 5 करोड़ से भी कम के रिजर्व्स बचे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखोगे एबिटा का, तो चलो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से यहाँ पर मैं एसिड्स ड्रॉप हो गया, वापस एसिड्स चलो ग्रो हो गए, लेकिन वो एसिड्स फिर ग्रो कहाँ से हुए वो भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बोरोइंग्स आपकी यहाँ पर कम हो गई है, तो मतलब ये लोग ने मार्केट से और पैसे उठाए रहेंगे, ठीक है, और डाइल्यूशन हुआ होगा तभी तो एसिड्स में बढ़ोतरी आई है। तो वो चीज़ का भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब रीजंस की वजह से फंडामेंटल्स देख के इतनी ज़्यादा मुझे ये कंपनी मतलब क्या कहे, फाइनेंशियल्स मुझे इतने ज़्यादा बुरे लग रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, केपीआई की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी का ये देखेंगे क्या बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 4,500 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर है। 42% का ROCE है, डेफिनेटली वो अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.90 का है, जनरली हाई है, बट ये केपेक्स वाला बिजनेस है तो इसके अंदर ये भी ठीक ठाक सा है। एबिटा अच्छा है 62.39%। पैट मार्जिन इसके अंदर दिया नहीं है क्योंकि आप लॉस मेकिंग कंपनी हो। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब केपेक्स इंडस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा हाई है ये, ठीक है। EPS -612 का है अभी, और पोस्ट IPO -5.54 का हो जाएगा, जो कि अच्छा है कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट इंप्रूवमेंट दिखेगा। अभी अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है, बोरोइंग्स कम करने के लिए उठा रही है, जिसमें से 114 करोड़ ये लोग बोरोइंग्स कम करेंगे, और ये लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए ये लोग के नए सेंटर्स के लिए, तो वहाँ पर 225 करोड़ जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा। अभी देखो आपको नई जो आपका जो सिक्योरिटी नए सेंटर्स के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि जो लोग रेंट के घर पर रहते हैं वो लोग को एक डिपॉजिट देना पड़ता है, फिर वो मंथली रेंट देते हैं, करेक्ट। तो ये वही चीज़ है, वो लोग को सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ये लोग को पैसे देने हैं, ये लोग के पास वो पैसे भी नहीं बचे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा, अगर आप देख रहे हो आप ऑलरेडी लॉस बना रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप आपके पास 450 करोड़ रुपये आप उठा रहे हो, 400 करोड़ की बोरोइंग है, तो मतलब मेरे हिसाब से तो पहले कंपनी को अपना जो बोरोइंग्स है वो कम करना चाहिए था। मतलब 114 करोड़ 115 करोड़ जो भी है वो पैसे डेफिनेटली वो लोग अपना बोरोइंग्स कम करने के लिए ले रहे हैं, बट मेरे हिसाब से वो कम से कम 150-200 करोड़ होने चाहिए थे, तो आधा आपका बोरोइंग्स कम होता। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कम देना पड़ता, और कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता। शायद पॉजिटिव में नहीं आता, बट एटलीस्ट वो नेगेटिव कम होता, मतलब 10-12 करोड़ या वैसा कुछ होता, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजिकली प्लान करना चाहिए था, और जो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एबिटा इतना हाई है, पॉजिटिव है, 857 का एबिटा है। आपने यहाँ पर भी देखा रहेगा 62% का कुछ एबिटा है। 62% का एबिटा रख के आप नेगेटिव रिटर्न्स कैसे ला सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि कंपनी को अपना जो बैलेंस शीट है वो सुधारना पड़ेगा। एक जो ये लोग का कैश फ्लो है वो सब अच्छे से संभाल के मतलब करना पड़ेगा। जब ये पॉजिटिव होगी उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा ये रहेगा, क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ऐसे सब इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा चांस होता है कि शायद हम लोग कभी प्रॉफिटेबल ना हो।
एज एन इन्वेस्टर भी और एज अ बिजनेस भी, क्योंकि अभी देखो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बूम हो गया है। डेफिनेटली ऑफिस में भी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो लोग ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ लोग को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ नहीं भी दी ऑब्वियसली, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लोग वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रहे हैं। वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर है कि आपको वर्क फ्रॉम होम लेना है, वर्क फ्रॉम ऑफिस लेना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम से ही काम कर रहे हैं, तो शायद ये फ्यूचर में इतना ज़्यादा बिजनेस अच्छा साबित नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली अभी जब एआई वो सब इतना आ रहे हैं, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये बिज़नेस में इतना स्मूथ रैली नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे। और वैसे बिजनेसेस में मुझे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये तो हो गया मेरा एनालिसिस। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, बिजनेस अच्छा है नहीं अच्छा है, रिटर्न्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो भी है कमेंट करके बताना। देखो लिस्टिंग गेन्स जीएमपी और सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अप्लाई मैं नहीं करने वाला हूँ। बट अगर आपको लिस्टिंग गेन्स और सब के बारे में जानना भी है, तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन्स इस पर नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो भी मतलब हार्डली 2-3% के मिले तो मिले, जैसा मुझे लगता है एनालिसिस देखकर ही। ठीक है, तो वो हो सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना, कमेंट करके बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आने वाले टाइम में कौन सी वीडियोस चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।